बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने बड़ा इक़दाम किया है और शरीफ ख़ानदान समेत जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। बड़ी अहम दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं, बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आ गई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे खोखर पैलेस के हवाले से। आज खोखर पैलेस मिसमारी केस की समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा LNG रेफरेंस के ऊपर आज समाअत हुई है, वो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बाकी जो आज के केसेस हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं खोखर पैलेस के हवाले से। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने इसके ऊपर बात की थी। खोखर पैलेस को गिराने के लिए LDA ने जो लाहौर पुलिस है उसकी मदद से और एंटी करप्शन की मदद से वहाँ पर धावा बोला था और मिसमार किया जाना था। कुछ हिस्सा मिसमार किया था, बाकी फिर आगे 400 से 500 जो खोखर बरादरान के ख़ास लोग हैं वो आ गए थे और उन्होंने आगे मुज़ाहमत की। हालात वहाँ ख़राब हो गए थे, जिसके बाद उनको वापस बुला लिया गया, पुलिस को वापस बुला लिया गया और पुलिस कोई बड़ा जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगले दिन खोखर बरादरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं जो स्टे लेने के लिए। उनका दावा सिविल कोर्ट में पहले चल रहा था और उसमें हुक्म इम्तनाई लिया हुआ था। LDA का ये कहना था कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर और जिन खसरा नंबरों के ऊपर इन्होंने स्टे लिया हुआ है हम उनको नहीं छेड़ रहे। इन्होंने उसके साथ वाले जो खसरे थे, जो सरकारी ज़मीन थी, उसको भी साथ मिला लिया था और उसके ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था, तो हम सिर्फ उसकी हद तक जो है वो मिसमार करने गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत में कल 21 दिसंबर को ये फाइल की गई थी और आज इसके ऊपर समाअत हुई है। आज DG LDA की तरफ से भी रिपोर्ट आ गई, उमर शेख की तरफ से भी रिपोर्ट आ गई, एंटी करप्शन की तरफ से भी रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। अदालत में केस की समाअत होती है। गुलाम सरवर नाहंग एडवोकेट साहब वो रिप्रेजेंट करते हैं खोखर बरादरान को। LDA के सीनियर प्रोसिक्यूटर भी अदालत में मौजूद थे, जो लॉ ऑफिसर है LDA के वो भी अदालत में मौजूद थे और अदालत ने ये सवाल किया कि जो आपका जो केस है वो उसकी क्या नौइयत है, तो बताया गया कि काफ़ी अरसा से सिविल कोर्ट में हुक्म इम्तनाई चल रहा है। LDA का ये कहना है कि हमने उस प्रॉपर्टी को छेड़ा ही नहीं है जहाँ तक जो ऑनरेबल जो नीचे सिविल कोर्ट है उसने उनको स्टे दिया। हम तो उस प्रॉपर्टी की तरफ गए हैं जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। अदालत ने कहा कि फिर हम इसको जो है वो सिविल कोर्ट को रेफ़र कर देते हैं और सिविल कोर्ट इसको देख लेती है। अदालत ने कहा कि इसको कल के लिए फिर 2 दिन दे देते हैं सिविल कोर्ट को और 2 दिन में सिविल कोर्ट इसको डिसाइड कर देगी। अब जो खोखर बरादरान और उनके वकला थे वो ये चाहते थे कि अदालत परमानेंट रोक दे और स्टे दे दे। हाई कोर्ट इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था। हाई कोर्ट ये चाह रहा था कि क्योंकि मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है तो हम इसको न छेड़ें। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया है सिविल कोर्ट के जज को और परसों के लिए पेश होने को कहा है पार्टीज़ को कि परसों आप सिविल जज के पास जाएं, हम यहाँ से फाइल उनको भिजवा देते हैं और उनको टाइम दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस को डिसाइड करें। हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त है, जो स्टे की दरख्वास्त है, उसको डिसाइड करें और उसके बाद अगर गैर कानूनी है तो फिर आपके पास अख्तियार है, आप उसको गिरा सकते हैं। अब ये मामला जो है वो 1 हफ्ते के लिए पेंडिंग हो गया है। अब देखते हैं कि वो 1 हफ्ते में होता है या नहीं होता, हालात जो भी होंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह खोखर पैलेस पहुंच जाते हैं। खोखर पैलेस जाकर वो इजहार यकजहती करते हैं और उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें राना सनाउल्लाह झूठ बोलते हुए ये कहते हैं कि हमारी जो औरतें हैं या शरीफ ख़ानदान की जो औरतें हैं वो ना तो कोई नौकरी करती हैं ना कोई कारोबार करती है, उनके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो कानूनी प्रॉपर्टी है। भाई जब ना कोई नौकरी करे ना कारोबार करे और अरबों रुपए की जायदादों की मालिक हो तो फिर उसके ऊपर सवाल तो उठेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह इस बात पर बड़े बरहम है। वो ये कहते हैं कि उनकी औरतों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो ऐसा इंतकाम है कि कोई सख्त से सख्त दुश्मन भी ऐसा इंतकाम नहीं लेता और ऐसा इंतकाम नहीं लेना चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमने चाहे आपका जितना भी कोई बदतरीन सियासी दुश्मन क्यों ना हो, औरतों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की। मैं राना सनाउल्लाह को याद करवाना चाहूँगा कि आपने सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर डॉक्टर तहरुल कादरी की औरतों को उनके मुंह में गोलियां मारी थी, प्रेग्नेंट औरतों को आपने कत्ल किया था। आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि बदतरीन सियासी दुश्मन भी कभी औरतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। आपने कार्रवाई क्या की थी? यहाँ क्या हुआ है? उनको नैब इंक्वायरी में शामिल किया गया है, उनके
के एहसास से मुंजमद किए गए जो बकौल उनके नहीं थे, उनके खावंद के थे या बच्चों के थे। तो अब अगर उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू हुई है या एहसास से मुंजमद हुए हैं, ये बदतरीन सियासी इंतकाम है, या जिनके मुंह में गोलियां मारी गई थी और जिनको प्रेग्नेंट औरतों को कत्ल कर दिया गया था सियासी इंतकाम में, वो बदतरीन है। आप लोगों को, क्योंकि मीडिया के जो आगे रिपोर्टर्स हैं उनको पूछना चाहिए था आपसे ये सवाल कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपने औरतों के खिलाफ कभी जो है वो किसी की औरतों को आपने सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। आप लोगों की जो कहानियाँ हैं वो पूरी कौम जानती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, राना सनाउल्लाह इसलिए गए थे, खोखर पैलेस के लोग जिन्होंने पहले मुज़ाहमत की थी वो भी राना सनाउल्लाह कंपनी के थे, और हमजा शहबाज के, क्योंकि ये कब्ज़ा माफिया ख़ास लोग हैं, तो राना सनाउल्लाह उनको हाथ फेरने गए थे कि कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं और आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। दूसरी तरफ नेशनल क्राइम एजेंसी यूके बरतानिया, उनकी बड़ी अहम कार्रवाई है और एक रिपोर्ट सामने आई है, नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग 2020। ये एक रिपोर्ट है, ये 152 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, इसमें 10 से 12 नुकात हैं, और ये इस वक्त जो नेशनल जो वजारत दाखिला है बरतानिया की, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रिपोर्ट मौजूद है। उसमें जो है वो ये कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करके आते हैं, जो गरीब मुल्कों से या किसी और मुल्क से पैसा लेकर आते हैं और यहाँ पर जायदादें बनाते हैं, और जायदादें बनाने का मकसद होता है अपने पैसे को यहाँ पर छुपाना, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है अगर अब नहीं करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया बैनुल अक़वामी सतह पर हमें गैर ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर देख रही है। और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से जो रिपोर्टें आई हैं, और हम भी इसके ऊपर बात करते रहते हैं कि यूके को, बरतानिया को अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करना होगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बैनुल अक़वामी दुनिया को मुँह दिखाना है। वो अपने आप को अगर महज़ब कौम कहते हैं या रियासत कहते हैं तो उनको उस मुताबिक काम भी करना होगा, और यही इस रिपोर्ट में आया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज़। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ पैसे, जिन्होंने यूके में कोई काम नहीं किया और पैसे किसी और जगह से आए और यहाँ पर जायदादें बनाई हैं, उसमें और साथ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो पैसे लेकर आते हैं गैर कानूनी तरीके से, यहाँ पर ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं, और ऑफशोर कंपनीज बनाकर यहाँ पर वो ताकि रिकॉर्ड ना बचे, और वो यहाँ पर जायदादें ख़रीद कर अपने पैसे को सिक्योर करते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई करनी होगी, उनकी जायदादें मुंजमद करनी होंगी, उनके जायदादों के बारे में पता लगाना होगा कि पैसे कहाँ से आए हैं, और जिस मुल्क से आए हैं उनको वो पैसे वापस करने होंगे, क्योंकि ये उनके पैसे नहीं थे, उस मुल्क के गरीब अवाम के पैसे थे। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर हमने ये सारा मामला ना किया, अगर हमने ये जायदादें मुंजमद ना की, जो ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए जायदादें ख़रीदी गई हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जायदादें ख़रीदी गई हैं, तो हमारा जो मुल्क है, हमारा पूरी दुनिया में जो इमेज है वो तबाह हो जाएगा। और 12 पॉइंट हैं जो उस रिपोर्ट के अंदर, जो इस वक्त वजारत दाखिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो वो अपना एक लाहे अमल दे रहे हैं कि ना सिर्फ इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इन लोगों को उन मुल्कों में भेजा जाए, इन लोगों की जो ऑफशोर कंपनी से बनाई गई जायदादें उनको मुंजमद किया जाए, और उसका पता लगाया जाए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, और फिर जिन ममालिक से आए उनको ये वापस दिलवाए जाएँ। ये नेशनल क्राइम एजेंसी यूके और उनकी ये जो रिपोर्ट है, जिसके बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी जो वजारत दाखिला है बरतानिया की, उसको लिखा है, उस रिपोर्ट के ज़रिए उनको एहसास दिलाया है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की ये एक अमाजगाह बन चुका है, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई ना की तो इंटरनेशनली हमारे ऊपर कितने बड़े बड़े सवालात उठेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी का जो मामला है, इसके बाद अब शरीफ ख़ानदान की जो लंदन की जायदादें हैं वो भी ख़तरे में, वो ऑफशोर कंपनी से हैं। वही तो एवरफील्ड रेफरेंस है, वही तो उनको हमारी अदालतें जो है वो सज़ा दे चुकी हैं। और चाहे आप जज अरशद मलिक को छोड़ दें, वो जज मोहम्मद बशीर ने, जिसका अभी तक, जिसके ऊपर आप धब्बा नहीं लगा सके, जिसकी वीडियो आपके पास मौजूद नहीं है, वो उन्होंने वो ये डिक्लेयर किया था कि ये ऑफशोर कंपनीज नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सारी दुनिया जानती है कि आपने जो ऑफशोर कंपनीज को इस्तेमाल किया है, और ये सारी चीज़ें। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं
LNG रेफरेंस के हवाले से। LNG रेफरेंस पर आज समाअत हुई है और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब जो कि शाहिद खाकान अब्बासी के वकील हैं, उन्होंने एक तो दरख्वास्त दी थी कि शेख रशीद को जो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं उनको बतौर गवाह तलब किया जाए। एक ये दरख्वास्त थी। अदालत ने आज उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज किया है। अदालत अब 7 जनवरी को ये फैसला सुनाएगी कि आया उनकी जो दरख्वास्त है वो मंजूर की जानी चाहिए या नहीं, शेख रशीद को बतौर गवाह तलब किया जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, उनकी तरफ से दरख्वास्त ये आई थी कि जो इसमें कंप्लेनेंट है, जो मुल्ज़िम है शाहिद खाकान अब्बासी, उसके खिलाफ जो कंप्लेनेंट है, शिकायत कुनंदा है, पहले उसको बतौर गवाह तलब किया जाए और उसके बाद बाकियों को की गवाही करवाई जाए। तो जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जनाब ये नैब इसमें मुद्दई है, नैब की मर्जी, वो चाहे पहले इस गवाह को करवाए, चाहे बी को करवाए, चाहे सी को करवाए। ये इनकी कौन सी जो है वो मंतक है जिस बुनियाद पर ये अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अदालत ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह को कहा कि आप चाहे जो कर लें, आप चाहे इसमें जितने भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कार्रवाई होगी और आप आएंगे नहीं आएंगे, हमने गवाहों का जो मामला है उसको वाइंड अप करना है और हम इस केस को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे और मज़ीद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अब जो शेख रशीद को बुलाने की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर फैसला महफूज हो गया है। अब इन सारे मामलात के हवाले से जो आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।